कि ये ऑटिज्म एडीएचडी एक ही चीज है या डिफरेंट चीज है? 50 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है। तो कई लोगों को लगता है कि ऑटिज्म यानी कि मंद बुद्धि, डफर, पागल, अपाहिज बच्चा, पर 90% केसेस में वो सही नहीं है। 3 साल से छोटे बच्चे, उनको जीरो स्क्रीन टाइम। पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स एंड पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरापिस्ट। वो बच्चे अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे अपनी जिंदगी जीते हैं, सेल्फ सफिशिएंट इन पर लाइफ जीते हैं। जॉब कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमर अणे, आपका पॉडकास्ट होस्ट, और आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी प्रेजेंटिंग न्यूरो पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय लाइनक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हाल के दिनों में आपने बच्चों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे होंगे। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत शांत है, वो किसी से घुलता मिलता नहीं है, वो उसका एक नेचर है। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत मस्ती करते हैं और वो किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। दोस्तों, ये दोनों कंडीशंस एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में हमने आज के पॉडकास्ट में जाना है गुजरात के सीनियर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नीतीश वोरा सर से। उनसे हमने डिस्कस किया कि ये जो कंडीशंस मैंने जो आपको अभी बताई है, वो किस तरह की कंडीशंस है, क्या वो कोई सिंड्रोम है। तो इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट्स इन जनरलाइज डिस्कस किए। एक था ऑटिज्म और दूसरा था एडीएचडी। दोस्तों, ऑटिज्म और एडीएचडी ये शायद थोड़ी सिमिलर लगती होगी, लेकिन बहुत डिफरेंट कंडीशंस है जिससे हमारे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बाधा आती है। इन कंडीशंस को समय पे कैसे पहचानना है, साथ ही इन कंडीशंस का अगर सिम्टम हमारे बच्चों में दिखता है तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जल्द से जल्द कैसे पहुंचना है, इसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया। डॉक्टर नीतीश वोरा सर ने हमें इंसाइट्स दिए कि पोस्ट कोविड किस तरह से इन दोनों कंडीशंस में, मतलब एडीएचडी और ऑटिज्म में बढ़ोतरी हुई है। क्या वो स्क्रीन टाइम के कारण हुई है, क्या वो कोविड के कारण हुई है, या अवेयरनेस क्रिएट होने के कारण डायग्नोसिस बढ़े हैं। अगर आपको इन डेप्थ एडीएचडी और ऑटिज्म के बारे में जानना है, आपके बच्चे भी खुद में खोए रहते हैं या फिर वो पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगा पाते, तो ये पॉडकास्ट आप अंत तक जरूर देखें। शायद इस पॉडकास्ट के अंत तक आप उनको किस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास लेके जाना है इसके बारे में अवेयर हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को डॉक्टर नीतीश वोरा सर के साथ और जानेंगे व्हाट इज ऑटिज्म एंड व्हाट इज एडीएचडी और इनके बीच का डिफरेंस। पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आगे के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। सर नमस्ते, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्ते। आपका टॉपिक है ऑटिज्म एडीएचडी। ये क्या होते हैं, इनके बारे में। अ, हाल के दिनों में बिकॉज ऑफ मीडिया कुछ अच्छी मूवीज आई है इन सारे विषयों पे, तो ऑटिज्म एडीएचडी ये टर्म्स हमारे लिए अभी कॉमन हो रही है। जी जी। लेकिन प्रिसाइजली एज लेमैन में अगर बोलूँ तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे यहाँ से कि ये ऑटिज्म एडीएचडी एक ही चीज है या डिफरेंट चीज है। जी तो सर, आप, मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट इज ऑटिज्म, व्हाट इज एडीएचडी, और ये क्या एक ही है या डिफरेंट है? जी। तो नहीं, आपने जैसे देखा है कि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस दुनिया में बहुत बढ़ रहे हैं, इंडिया में बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे ऑटिज्म आप बोलते हैं कि 50 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है। एडीएचडी 50 में से मीन्स 2 बच्चों को एडीएचडी है, पर दोनों डिफरेंट है। तो अगर आप ऑटिज्म देखें तो ऑटिज्म इज अ वाइडर थिंग, जिसका एक भाग एडीएचडी है। अगर मैं बोलूँ तो ये सिंपल चीज़, पर ऑटिज्म क्या है अपने समझेंगे और एडीएचडी क्या तो अपने क्या लगेगा। एडीएचडी का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, मानिए बच्चा हमेशा ऑन द गो है, हाइपर है, दौड़ता भागता रहता है, एकदम एक्टिव है, दैट्स अ हाइपर एक्टिव एडीएचडी। दिस इज जस्ट ओनली स्मॉल बिहेवियरल प्रॉब्लम। जब ऑटिज्म है, ऑटिज्म में 5-6 चीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो सोशल कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, माने कि जो अपने ह्यूमन से मानव एक दूसरे के साथ जैसे बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो पहला है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। दूसरा सोशल इंटरेक्शन, जैसे जेस्चर्स है, बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ कैसे खेलते हैं, घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो है।
तीसरा है उनके सेंसरी इश्यूज, स्टीरियोटिपीज। तो उनको कोई चीज़ें से सेंसरी माने कि अपने टच होता है, विजन होता है, हियरिंग होता है, टेस्ट होता है, तो उसका सेंसिस या तो ज़्यादा होता है तो कम होता है, इसको सेंसरी इश्यूज बोलते हैं। ओके और साथ में बिहेवियर इश्यू भी रहते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द बिहेवियर इश्यू ऑटिज्म में एडीएचडी भी रहेगा। ओके सो ऑटिज्म एक वाइडर हो गया, और एडीएचडी उसका एक पार्ट, बिहेवियर पार्ट आप बोल सकते हैं। ओके सर, मतलब हम इससे कि ऑटिज्म एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसमें का एक छोटा पार्ट एडीएचडी हो सकता हो है। सकता है। ओके, और एडीएचडी अपने आप विदाउट ऑटिज्म भी हो सकता है। भी हो सकता है। जी। ओके सर, अभी हम एडीएच ऑटिज्म की तरफ आएंगे। तो अभी ये ऑटिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसके अगर कुछ टाइप्स है तो वो टाइप्स भी आप बता सकते हैं सर। जी, डेफिनेटली। तो ऑटिज्म में देखा है जो से कोर फीचर्स उसके जो बोलते हैं, सो ह्यूमन इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन, स्टीरियोटाइप बेस्ड मानी बच्चे जो होते हैं कई बार एक ही हरकत करते रहे, जैसे ऐसे फिंगर्स हिलाते रहना, हाथ पछाड़ते रहना, तो वो स्टीरियोटाइप बोलते हैं। और बिहेवियर इश्यूज बोले, सेंसरी इश्यूज बोले, सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, तो इसके कोर फीचर्स हुए। और तो उसके टाइप्स में ये रहते हैं कि ये क्यों होता है, तो डिपेंड्स ऑन दैट अपने उसके टाइप्स अलग अलग बता सकते हैं। तो मैं इसको 2-3 प्रकार से अपने डिवाइड कर सकते हैं। तो एक है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ऑटिज़्म, उसकी बात करते हैं। तो उसका सिवियरिटी कितना है, तो माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। तो कम है, मीडियम है कि ज़्यादा है, दैट सिवियरिटी हो गया। और तीसरा उनका आईक्यू, परफॉर्मेंस, बुद्धि, समझदारी कैसा है, तो हाई फंक्शनिंग या तो लो फंक्शनिंग। ओके तो ऐसे अपने उसका सब डिवाइड कर सकते हैं। अभी अपने एक-एक की बात करें, तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स माने ऑटिज़्म माने क्या? तो कई लोगों को लगता है कि ऑटिज़्म माने कि मंदबुद्धि, डफर, पागल, अपाहिज बच्चा। पर 90% केसेस में वो सही नहीं है। माने कि पेरेंट्स को समझना है कि ऑटिज़्म माने कि मंदबुद्धि, डफर, पागल, अपाहिज बच्चा, ऐसा नहीं है। सो जिसको सेकेंडरी ऑटिज़्म है, अपने प्राइमरी की 2 मिनट में बात करते हैं। सेकेंडरी ऑटिज़्म में ब्रेन डैमेज रहता है। उसका प्राइमरी में रहेगा, उसको एपिलेप्सी रहेगा, ऑटिज़्म प्लस रहेगा, बिहेवियरल डिफिकल्टीज ज़्यादा रहेगा, आईक्यू कम रहेगा, ब्रेन में डैमेज रहेगा, और इसका यूजुअली जेनेटिक कॉज़ रहता है, तो इसमें ब्रेन डैमेज रहेगा। प्राइमरी एपिलेप्सी में। नहीं, सेकेंडरी में, ओके हाँ सेकेंडरी में ब्रेन डैमेज रहेगा, हाँ तो ये खराब ऑटिज़्म है, ओके हाँ और उसमें इम्प्रूवमेंट के चांस कम रहते हैं, और बहुत सारी एसोसिएटेड तकलीफें, जैसे बिहेवियर, लर्निंग, एपिलेप्सी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो वो जो बच्चे हैं, आप बोल सकते हैं 10% की ऑटिज़्म जिसमें सेकेंडरी है, कि जिसमें बच्चा मंदबुद्धि, डफर, पागल रह सकता है। बट 90%, सो 85 टू 90% आर प्राइमरी प्राइमरी ऑटिज़्म, ऑटिज्म। ओके और जो मेजर बच्चे को है, और वो एक अच्छा ऑटिज़्म बोल सकते हैं। तो प्राइमरी माने कि क्या, इट्स मल्टीफैक्टोरियल। तो एक डबल हिट अपने मानते हैं कि क्या है, तो इसमें प्रिसाइज एटियोलॉजी अपने को पता नहीं है, प्रिसाइज कारण नहीं पता है, और उसका अपने मानते हैं कि मल्टीपल फैक्टर से जैसे, पर डबल हिट बोलते हैं, माने कि एक है बच्चे को प्राइमरी जेनेटिकली प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ माइनर रहेगा, जो ससेप्टिबिलिटी भी रखता है, जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो स्पेसिफिक जीन एक्टिवेट नहीं होते हैं। और वो फैक्टर्स कैसे रहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली है, बहुत सारा स्क्रीन टाइम है, केमिकल सब्सटेंस खाने में बहुत आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में बहुत है, सो इट इज मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से ये होता है। एंड जैसे प्राइमरी ऑटिज्म, ओके अभी प्राइमरी ऑटिज्म में अच्छी बात यह है कि इसमें ब्रेन डैमेज नहीं है, इसमें मेहनत से सुधारा होता है। एंड क्वाइट ए फ्यू बच्चे जिसका प्राइमरी है, माइल्ड है, वो बच्चे तो अपने सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। ओके सो दे देयर पेरेंट्स शुड नॉट वरी। अभी दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बताया था टाइप, तो एक दूसरा ये प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। दूसरा है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, अपने समझ सकते हैं, माइल्ड माने कम है, मॉडरेट और तीसरा आईक्यू लेवल क्या है उनका, वो है। अभी दूसरा एक लोग को कुछ अच्छा पसंद पड़ता है, नए वर्ड्स अच्छे लगते हैं, तो समथिंग कॉल्ड एज वर्चुअल ऑटिज्म। यस यस एब्सोल्युटली। हाँ तो वर्चुअल ऑटिज्म इज स्टिल अ प्राइमरी ऑटिज्म। ओके अभी मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात करता हूँ, लेकिन वो समझना जरूरी है। हाँ हाँ अपने किसी को बोलते हैं कि भाई मलेरिया कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो अपने कहते हैं मलेरिया P1 से होता है, P5 से होता है, मलेरिया में ये होता है, ये डैमेज होता है, उसके ट्रीटमेंट ये है। अभी ऑटिज्म ये स्पेक्ट्रम है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो बहुत सारी चीज इन्वॉल्व होकर उसका एक स्पेक्ट्रम में बनता है। तो उसका एक सिंगल इटियोलॉजी नहीं है, सिंगल कारण नहीं है, तो सिंगल उसको प्रिसाइज करना तकलीफ है। तो लोगों को जो मिलता है, जैसे वर्चुअल ऑटिज्म में वन ऑफ द रीजन इज एक्सेसिव स्क्रीन, ओके एंड स्क्रीन डजंट मीन ओनली मोबाइल। टीवी स्क्रीन में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टच पैड, जो भी बोले सब स्क्रीन, इज स्क्रीन विजुअल जो डिजिटल है।
तो वी ऑल्सो सी स्क्रीन, पर छोटे बच्चे में क्या रहता है कि व्हेन दे सी लॉट्स ऑफ स्क्रीन इट बिकम्स वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन। अभी अपने जो कर रहे हैं इट्स अ टू डायरेक्शन कम्युनिकेशन। यस अपने दोनों बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एक डायरेक्शन हो रहा है, नॉन वर्बल जेस्चर्स बन रहे हैं। वो प्राइमरी और जो स्क्रीन से क्या होता है, बच्चा सिर्फ वन वे देखता रहता है, क्या आ रहा है बस देखता रहेगा, सिर्फ इनपुट रहता है, उसका आउटपुट नहीं है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर उसको आप हटा देते हो तो देन बिकॉज आपका ट्रिगर निकल गया तो बच्चे का फिर कम्युनिकेशन सुधर जाता है। सो इट्स स्टिल अ प्राइमरी ऑटिज्म, स्क्रीन निकलना है, लेकिन उनके जो बाकी के प्राइमरी ऑटिज्म की तकलीफ वो तो रहता है। सर प्राइमरी ऑटिज्म में जीन का रोल रहता है। यस, सो वी फील अभी प्रूव नहीं हुआ है, हाँ पर इसमें प्राइमरी जो प्रॉब्लम है इट्स नॉट जेनेटिक डिसऑर्डर, पर जैसे अपने सब जो है वी कॉल इट एपिजीनो कंडीशन, इसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे डाइट एपेटाइट से में भी रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि जब आपका ह्यूमन इंटरेक्शन सोशल कम्युनिकेशन नहीं होता है तो ब्रेन वी नो इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क्स बने हैं, बहुत सारे वायर कनेक्शन बने हुए हैं। तो उसमें जब ह्यूमन इंटरेक्शन सोशल कम्युनिकेशन नहीं होता है तो स्पेसिफिक एज जैसे 2 से 3 साल के बीच वी वर्ड यूज प्रूनिंग। प्रूनिंग की जो अननेसेसरी नेटवर्क्स कनेक्शन है वो निकल जाते हैं ओके और सिर्फ जरूरी रास्ते ही बनते हैं। तो जिसमें ये नहीं होता ह्यूमन इंटरेक्शन सोशल कम्युनिकेशन, तो उनमें जेनेटिक कंडीशन वो एक्ट नहीं होती है और वो प्रूनिंग नहीं हो पा रहा है। जो एक प्लानिंग हुआ है ब्रेन में कि भाई अननेसेसरी पाथवेज निकाल देने हैं, सिर्फ अच्छे रास्ते 4 लेन 6 लेन हाईवे बनाने हैं, उसके छोटे छोटे रास्ते बने रहते हैं। तो जो स्पीड आनी चाहिए ब्रेन की कम्युनिकेशन की ह्यूमन डायरेक्शन की वो नहीं मिल पा रही है। एग्जैक्टली सर अभी आपने ऑटिज्म उसके टाइप्स के बारे में बताया, एडीएचडी में भी ऐसे कुछ टाइप सब टाइप्स होते हैं। जी, तो एडीएचडी में जो है तो इट इज एज वी से अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। उसमें 3 सिम्टम्स मेन रहते हैं। एक है इम्पल्सिविटी, दूसरा है इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। ओके और तो पूरा अटेंशन। तो इम्पल्सिविटी में क्या रहेगा कि बच्चा कोई भी एक जगह सोच नहीं पाएगा, कुछ भी कुछ नहीं से पहले जवाब दे देगा, ये सब चलता रहेगा। सो दैट्स इम्पल्सिविटी। फिर इनअटेंशन, अटेंशन स्पान नहीं रहता है। और जो हाइपर एक्टिविटी है तो ये 3 अलग अलग उसके कोर सिम्टम्स रहेंगे और उसके मुताबिक उसके डीएसएम क्राइटेरिया है। यानी मुझे या आपको या किसी को लगा तो ऑटिज्म ऐसा नहीं है या तो एडीएचडी ऐसा नहीं है, उनके स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया है दैट कॉल्ड डीएसएम क्राइटेरिया, जो आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वालिफाइड क्राइटेरियाज है। ओके तो उसमें रहते हैं कि कुल 18 क्राइटेरियाज है। उसमें से पर ग्रुप जो है, अपने जो 3 ग्रुप बनाए उसमें से मिनिमम 6 फीचर्स होने चाहिए और वो मिनिमम 6 मंथ से ज़्यादा प्रेजेंट रहने चाहिए। ओके 1-2 महीने के लिए वो नहीं चलेगा, तो मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए। एज ऑफ ऑनसेट 12 साल से पहले होना चाहिए और ये जो कंडीशन है एटलीस्ट 2 अलग अलग सिचुएशन पे प्रेजेंट होनी चाहिए। माने कि कई बार होता है कि भाई बच्चा स्कूल में बहुत तूफानी और घर पे एकदम शांत है, या तो उल्टा घर पे तो एकदम शैतान है और घर में एकदम तो वो नहीं। तो बच्चा एटलीस्ट स्कूल है, सोसाइटी है, घर है, तो एटलीस्ट 2 जगह पे उसके सिम्टम्स रहने चाहिए, तो उसको अपने कंफर्म कर सकते हैं। क्या बात है सर। अभी हम प्रिसाइज सिम्टम्स की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम ऑटिज्म की तरफ आएंगे। ये किस एज में हम डायग्नोस कर सकते हैं और एज अ पेरेंट हमने क्या सिम्टम्स देखने चाहिए, कह रहे नहीं अभी पीडियाट्रिकोलॉजिस्ट के पास जाना है। जी, नहीं डेफ़िनेटली। तो सिम्पटम्स बहुत ईज़ी हैं। पहले है उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी, जैसे आपने दिखाया कि पेरेंट्स को। तो जैसे बच्चा कोई भी बच्चा है यूजुअली 18 महीने पे सिंगल शब्द बोलने लगता है। जैसे पापा, सॉरी 18 महीने 18 महीने ओके 18 मंथ्स कि पापा, मम्मी, दादा, बाबा। और 2 साल की उम्र पे 2 शब्द जॉइन करता है। जैसे पापा चलो, मम्मी खाना दो, तो ऐसे। हाँ ओके तो अगर कोई भी बच्चा 2 साल पे वर्ड्स नहीं बोल रहा है, दूसरा अपनी दुनिया में अलुप्त रहता है, जैसे कुछ भी हो रहा है लेकिन वो अपनी दुनिया में मस्त है, सराउंड की तकलीफ तो वो है। दूसरा आवाज़ देने पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ये बहरा नहीं होता है। अपनी जैसे अपने बैठे हैं और अचानक उसका कुछ वीडियो बजा, इसका कुछ राइम बजा तो दौड़ेगा। हाँ डैडी का गाड़ी का हॉर्न बज के सबसे पहले वही सुनेगा। यस यस तो बहरा नहीं है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि अपनी दुनिया में वो मस्त रहता है। आई कांटेक्ट नहीं करता। तो वो जैसे आपसे बात करता है लेकिन फिर भी मीन्स आई कांटेक्ट अवॉइड करता है। ओके ये है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल-खुल नहीं पाता है। या तो बहुत हाइपर है और कई बार ये होता है कि जो बच्चा ऑलरेडी बोल रहा था,
हाँ कि भाई ये तो बोल रहा था 2 साल पे कि पापा चलो मम्मी खाना है, और उसने अचानक बोलना छोड़ दिया। अच्छा तो ऐसी कोई भी चीज है तो पेरेंट्स शुड गेट कंसर्न्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट्स डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, पर ये रेड फ्लैग्स बोल सकते हैं अपने कि अगर ऐसा है तो बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे शुड कांटेक्ट देयर पीडियाट्रिशियन। अपने जो बच्चे के डॉक्टर को मिलना चाहिए कि भाई हमें ये तकलीफ लग रही है, आपको क्या लगता है। एट एनी स्टेज, जैसे मैंने आपको दिखाया था, सेकेंडरी ऑटिज्म है या तो सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स फॉर डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन, तो उसके लिए उसको पीडियाट्रिशियन को बाद में मिलना ही चाहिए, जिससे उसका डायग्नोस तो कंफर्म होता है। और उसके अलग उसके साथ कोई और कोमोर्बिड कंडीशन, माने कि इसके साथ एडीएचडी है और भी हेल्थ तकलीफ है, एपिलेप्सी है, लर्निंग इश्यूज है, और उसमें डायग्नोस में भी कई क्लूज मिलते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट पकड़ लेते हैं कि उसको कोई ब्रेन डैमेज होगा, स्किन पे कोई लीजन्स है, तो वो सब पकड़ लेते हैं। और फिर न्यूरोलॉजिस्ट जो है उनका अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जैसे मैंने देखा है प्राइमरी ऑटिज्म, ऑफ कोर्स यू नीड हियरिंग चेक और डेवलपमेंटल असेसमेंट, वो सब चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस यू डू नॉट नीड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन जरूरत नहीं है अगर प्राइमरी ऑटिज्म है। तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से तुरंत पकड़ा गया प्राइमरी के सेकेंडरी है, और अगर सेकेंडरी है तो उसमें थरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मीन्स पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना ही करना है कि उसका जड़ पकड़ना जरूरी है। जड़ पकड़ने के और क्या तकलीफ है वो पता चलेगा। और उससे भी ज्यादा कई बार ये तकलीफ जेनेटिक होती है तो दूसरे बच्चों में भी होने के चांस रहते हैं, तो वो भी रहता है, तो इसलिए उस वक्त ये सब कंडीशन में उनको पीरियड न्यूज को मिलना चाहिए। तो इसमें मतलब जेनेटिक कंडीशंस होती है तो टेस्ट है जीनोम टेस्ट की जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी, तो पहले तो उससे डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म नहीं होता है। ऑटिज्म का डायग्नोसिस हो तो थेरापिस्ट, टीम, न्यूरोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट सब मिलकर करते हैं। जो प्राइमरी ऑटिज्म है उसमें आपके मोस्ट ऑफ टेस्ट नेगेटिव आएंगे, इंक्लूडिंग जेनेटिक टेस्ट। पर सेकेंडरी ऑटिज्म में विद स्पेसिफिक कंडीशन आप डालो तो उसमें तो अपने 100 में से अपने माना कि 10% सेकेंडरी ऑटिज्म है। सेकेंडरी है ओके। तो अगर 100 में से सबका जेनेटिक भी करो तो 10 to 15% में जेनेटिक टेस्टिंग पॉजिटिव आता है, एंड दैट्स मेनली विद द सेकेंडरी ऑटिज्म। और उसमें अलग अलग जीन के टेस्टिंग हो सकते हैं और उससे अपने को पता चल सकता है। मतलब सेकेंडरी ऑटिज्म है तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा ही ऐसा नहीं, लेकिन आ सकता आ है, सकता है और उसमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा होते हैं, और प्राइमरी ऑटिज्म में मोस्टली नहीं आता। उस मोस्टली नहीं आता है, तो अगर खर्चा नहीं भी करे तो चलता है। ग्रेट ग्रेट। सर सेम ऐसे एडीएचडी के डायग्नोसिस और मतलब लक्षणों के बारे में अगर बताना चाहेंगे, लक्षण और डायग्नोसिस के बारे में। जी, तो एडीएचडी में सबसे पहले पेरेंट्स का ये आता है कि बच्चा पूरे दिन घूमता रहता है, शांति से बैठता नहीं है, सुबह से जागा जब तक सोता नहीं तब उधम मचाता रहता है। बराबर है? कोई छोटी-छोटी चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाता है, माने कि कोई छोटी चीज़ है तो उसको पूरा देखना, खेलना, वो नहीं है। अभी किया 5 सेकंड फिर दूसरी चीज़, 5 सेकंड दूसरी चीज़, 2 मिनट बाद दूसरी चीज़, तो उसका स्पान, उसका अटेंशन कहीं न कहीं भटकता रहता है। वो कहीं पे फोकस नहीं कर पाता है। अगर खिलौने भी है, तो पूरा खिलौना नहीं, वो एक बार देखेगा चलो फेंक दिया, दूसरा। तो उसका ये ऐसा रहता है। तो वो अटेंशन नहीं रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है, भागता रहता है। दूसरे बच्चों से जल्दी खेलता नहीं है। उसमें सर्वस्व से नहीं खेलता। हाँ, क्योंकि उसको क्या है कि वो बॉस रहता है, तो भागता रहता है और सबसे मिलना। और कई बार जो होता है उसका फाइन मोटर डिफिकल्टीज़, यानी छोटा-छोटा काम करना, लिखना, उसमें तकलीफ रहता है। पर ये बच्चे मंदबुद्धि, डफर, पागल नहीं रहते हैं। उनको थोड़ा कोऑर्डिनेशन तकलीफ रहता है, लेकिन मेनली हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव रहते हैं। ओके सर, अभी एक मैं इस एडीएचडी का एक फुल फॉर्म है, इसमें अटेंशन डिफिशिएंट आप बता रहे हैं। कभी कभी आपने इसका एक सिम्टम्स बताया कि वो हाइपर एक्टिव रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव नहीं है लेकिन उनका अटेंशन डिफिशियंसी है, जी। तो ऐसा भी एक कंडीशन शायद होता होगा। हाँ, तो अटेंशन डेफिसिट इज़ पार्ट ऑफ, जो आपने बताया कि डीएसएम क्राइटेरिया में अटेंशन डेफिसिट रहता है। हाँ। और ये जो बच्चे हैं यूजुअली स्कूल में पिकअप किए जाते हैं, कि वो टीचर बोलते हैं लेकिन वो कहीं न कहीं चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, उसका मन कहीं न कहीं घूमता रहता है। हाइपर एक्टिव नहीं है। वो हाइपर एक्टिव नहीं है, सिर्फ वो पूरा अटेंशन स्पैन है। ओके। तो पढ़ाई में होशियार होते हैं, हाँ। लेकिन वो धीरे-धीरे पीछे पड़ते हैं। क्यों? बल्कि टीचर 1 से 10 सिखा रही है, तो 1, 2, 3 फोकस किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब क्या पता ही नहीं क्या पढ़ा है, और फिर कल सुबह 11 से 20 पढ़ना है, तो फिर वो धीरे-धीरे पीछे पड़ने लगते हैं। टीचर पकड़ लेते हैं कि पेरेंट्स को बोलते हैं कि उसका ध्यान नहीं होता है। छोटी-छोटी बातों में उनका बाहर की तरफ ध्यान रहता है। तो पढ़ाई के अलावा बाहर क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, दूसरा बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन-सा पेन है, कौन-सा पेड़ है, ऐसे उसका नज़र घूमता रहता है। तो पूरे निश्चिंत रहते हैं। तो उनको भी एडीएचडी का जो स्पेसिफिक टाइप है वो रहता है, तो उनका भी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ज़रूरी रहता है। सर ये प्रिसाइज जो एडीएचडी है
अभी आप जो बता रहे हैं कि हम बच्चों को डांटते नहीं है या फिर हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते इसलिए वो इधर उधर अटेंशन करे, तो क्या ये कारण है उसका कुछ? देखिए मैं वन ऑफ द रीज़न ये बताता हूँ कि आज का जो पेरेंट्स है सिंगल पेरेंट्स है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो उनका खुद का लाइफ है, खुद का करियर है और बहुत सारा फाइनेंशियल प्रेशर भी रहता है। उनका कई बार बच्चों पे ध्यान कम रहता है। प्रेशर सेल मान के उनको बोलना नहीं ये भी है। तीसरा बहुत एक चीज़ जो है स्क्रीन, दे एम वेरी नॉट हैप्पी विद द स्क्रीन और मैं मानता हूँ कि और पूरा दुनिया मानने लगा है कि छोटे बच्चों को स्क्रीन मत दीजिए। हम्म। तो 3 साल से छोटे बच्चे उनको 0 स्क्रीन टाइम, जीरो, 0 मिनट्स, इवन टीवी भी नहीं। टीवी नहीं। 3 से 6 साल में आप 30 मिनट्स दे सकते हैं और अगर मान लो कि 2 से 3 साल का बच्चा है उसमें आपको स्क्रीन माने की फॉर 10 मिनट के लिए कुछ इंटरेक्शन करना है, तो बड़े स्क्रीन टीवी पे आप कुछ खिला के विथ पेरेंट्स, बच्चा अकेला नहीं, विथ पेरेंट्स कोई है साथ में चलो खेलते हैं, एबीसी बोलते हैं, राइम गाते हैं, कोई भगवान का नाम लेते हैं, कोई एबीसीडी करना है, कलर्स करना है, पर वो इंटरेक्शन से साथ में नाचना, गाना, तो ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ करे तो दैट्स ओके, पर वो 10 मिनट वो वाला वन वे वाला तो चाहिए ही नहीं। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैं बोल रहा था कि एडीएचडी और ऑटिज्म में ये रहा है कि बिकॉज लॉट्स ऑफ स्क्रीन और स्क्रीन में जो बताते हैं इट चेंजेस वेरी फास्ट। अगर आप पेरेंट्स को बोले कि डॉक्टर्स बोलेंगे कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, इम्पल्सिव है, पेरेंट्स बोले अरे सर आधे घंटे तक पूरा कार्टून देख लेता है, 1 मिनट खड़ा नहीं होता है, बराबर है। पर उसमें क्या अगर आप खुद कार्टून देखो पता चलेगा कि एवरी 5 सेकंड कार्टून में एक्टिविटी बदलती रहती है, हाँ। तो चेंज ऑफ एक्शन होता रहता है। कार्टून भले 30 मिनट्स का है, 20 मिनट्स का है, पर उसमें हर 5 सेकंड पे एक्टिविटी बदलती रहती है और वो एडीएचडी वाले को पसंद आती है। एक वो कीप चेंजिंग वो अटेंशन रहता है एंड दैट कीप्स देम होल्डिंग। पर उसकी वजह से उनका जो हाइपर एक्टिव है एंड इफ इन मोर देन एडीएचडी लेटर ऑन दे हैव मोर ऑफ अ एंगर आउटबर्स्ट, ओसीडी बोलते हैं, तो वो रहता है और उसमें बच्चे अब धीरे-धीरे स्क्रीन से क्या कार्टून से फिर वो मीन्स डैमेजिंग गेम्स, मीन्स मारा-मारी, काटने मारने वाली फायरिंग वाली गेम है। तो उनका फिर जो अंदर का ब्रेन है वो थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाता है, इमोशंस कम हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर मारना काटना फायरिंग करना आप देख सकते हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है कि फायरिंग कर लेते हैं, ये कर लेते स्कूलों में जाके फायरिंग कर हैं रहे इसीलिए। और उनके लिए क्या है कि अब ये नॉर्मल है क्योंकि मैं रोज टीवी में जो करता हूँ गेम पे खेलता हूँ, 25-50 लोगों को मैं ऐसे उड़ा देता हूँ, तो ठीक है इसके 5 को ऐसे उड़ा दिया, तो वो इनसेंसिटिव हो रही है, तो ये भी तकलीफ है। तो आई थिंक स्क्रीन इज वेरी बैड बैड एंड बैड। और मैं पेरेंट्स को कई बार हंस के बोलता हूँ कि आप नशा समझते हो, बोले कि हाँ। आप छोटे बच्चे को कभी दारू देते हो? तो दारू तो वैसे भी सबके लिए खराब है, तो कि नहीं नहीं सर ऐसा कैसे मजाक कर रहे हो, बच्चे को दारू थोड़ी देते हैं। तो मैं बताता हूँ कि जैसे दारू एक नशा है, ऐसे खराब है, उससे भी खराब नशा स्क्रीन है, बाप रे। तो अवॉइड स्क्रीन, दैट्स बिगेस्ट बिगेस्ट मैसेज। सर इसमें एक हम पेरेंट्स के एंगल से भी आपने जो सिम्टम्स बताए, जी तो ये ऐसे सिम्टम्स है जिसपे हम सबसे पहला जो रेमेडी है पेरेंट्स का वो है मारना और डांटना। जी। पर अनफॉर्चुनेटली आज के पेरेंट्स बहुत ज्यादा मारते डांटते नहीं है, अच्छा, पर लेकिन डांटते तो हो गए सर, जी क्योंकि परेशान तो हो जाते, मैंने देखा है अरे भैया अभी ठीक हो गया सब खत्म, अब बंद, वो ऐसा उनका वो फ्रस्ट्रेशन, मैं एंगर नहीं बोलूंगा आपकी बात सही है। ये। तो और अब अपने पेरेंट्स का एंगल समझ सकते हैं कि पूरे दिन थक के आए हैं, काम हाँ। आए और बच्चा फिर उसका जी खा रहा है, तो बोले कि चल बंद कर दे। सो दे हैव 2 ऑप्शंस, एक है इजीएस्ट ऑप्शंस, मोबाइल दे दिया, तू तेरा शांति से जी मुझे काम करने दे। हाँ, और ये ऑप्शन ज्यादा दिया जाता है और अनफॉर्चुनेटली। एब्सोल्युटली, और फिर अगर या तो बच्चा नहीं मारता है तो उसको वो पनिशमेंट टक टक पर है, तो वो भी खराब है। और उसमें क्या रहता है कि बच्चे को पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ जिससे मुझे स्क्रीन मिलता है और क्या मिलता हूँ जिससे मुझे डांट पड़ती है कि मार पड़ता है। सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम विद द पेरेंट्स बॉन्डिंग एंड पेरेंट्स गेट मोर कंफ्यूज। तो फर्स्ट चीज एंड फॉरमोस्ट चीज है कि अगर पेरेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन है तो दे शुड मेक देयर पिटिशन कि भाई ऐसा बिहेवियर मुझे लग रहा है, इज इट राइट रॉन्ग, कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड मोस्ट आपने बोला कि स्लैपिंग या पनिशमेंट, एक कोई भी बच्चे हैं, एडीएचडी है, ऑटिज्म है कि नहीं है, पर कोई भी बच्चे उसको प्यार से बताए, प्यार से समझाए, पॉजिटिव इन्फोर्स करे, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो वो उनको सीखना है। सर इसमें एक और चीज है, मतलब ये तो घर में हम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट पार्ट के पास, ट्रीटमेंट तो वैसे डिटेल में हमने कवर किया है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है इसकी क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट होती है जो इमीडिएट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हमें बताते हैं,
और कितनी संभावनाएं हैं कि ये बच्चा एडीएचडी और ऑटिज्म आगे चल के अच्छा हंसता खेलता मस्ती करता घर आने के बाद एकदम कि जिसको लगे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, ऐसा जीवन जिए। जी एब्सोल्युटली। तो इसमें सब में कोर जो बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, हाँ, उसमें अपने डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ। पहला है अर्ली डायग्नोसिस। ओके। तो आपको पेरेंट्स को किसी कुछ तो अर्ली डायग्नोस करना ज़रूरी है। सेकंड इज़ अर्ली इंटरवेंशन, कि भई जो भी उसको थेरेपी समझाएगा, जो भी दवाई समझाएँगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। थर्ड इज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिली, बिकॉज़ हम मानते हैं, पूरा दुनिया मानती है कि पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स एंड पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरापिस्ट। तो उनको थेरेपिस्ट के पास जाना है, स्कूल के पास भी जाना है, लेकिन उनको खुद को भी बच्चे के साथ होम थेरेपी, होम प्लान करना ही करना है। और फोर्थ है एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, जो चेंज हो रहा है असेसमेंट करके बदलते रहना है। तो इफ यू नाउ कम बैक टू ऑल द 4 पॉइंट्स एंड देन आउटकम। तो पहला है जैसे अर्ली अर्ली डायग्नोसिस। तो जैसे रेड फ्लैग्स देखें, ये बात करें यस, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन। तो जैसे डायग्नोसिस होता है तो उसके टाइप्स, सब टाइप्स पता चलेगा। तो उसका इंटरवेंशन जो थेरेपी है, और थेरेपी इज नॉट कि चलो ऑटिज्म में जैसे है मोस्ट ऑफ पेरेंट्स जहाँ फंस जाते हैं, उनको लगता है ये बच्चा बोलता नहीं है, बोलता नहीं तो उसको स्पीच थेरेपी चालू कर दो। इट्स नॉट द स्पीच प्रॉब्लम, इट्स अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और उसमें पूरा उसका प्ले थेरापी, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन, ऑक्यूपेशनल थेरापी, बिहेवियर थेरापी, एजुकेशनल सपोर्ट, ये सब रहता है। तो ये सब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रहेगा अलग अलग चीज में, एंड दैट कीप चेंजिंग एवरी 3 मंथली। तो पूरा प्लान जो थेरापिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट है, डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट वो बताते रहते हैं, और पेरेंट्स को वो सीखते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते रहने हैं। इसमें ट्रीटमेंट के मुताबिक भी उसका बदलता रहेगा। फिर उसको स्पेसिफिक मेडिकेशंस रहता है अगर जरूरत पड़ती है तो। मैंने कि बच्चा जरूरत पड़ी तो ही। यस, तो जैसे एडीएचडी और ऑटिज्म का मेन जो थेरेपी है, सपोर्ट है, बिहेवियर एजुकेशन, वो है, और पेरेंट्स का हार्ड वर्क रहेगा। अपने दोनों की अगर बात करें तो अगर एडीएचडी है, उसमें आइदर स्कूल में या तो समाज में बच्चा इतना उधम मचा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है स्कूल में, बच्चों को हैरान कर रहा है, टीचर कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, या तो समाज में इतना उधम मचा रहा है, तो उसका मेडिकेशन शुरू करना चाहिए ऑन टॉप ऑफ द थेरेपी। जो थेरेपी तो चल ही रहा है, वो साथ भी मेडिकेशन तो मेडिकेशन से थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, एब्सोल्युटली थोड़ा शांत हो सकता है, और वो एप्रोप्रिएट दवाई उसका डोजिंग करना चाहिए। लेकिन सिर्फ मेडिकेशन से नहीं होगा। सिर्फ मेडिकेशन से नहीं होगा। थेरेपिस्ट जरूरी इन द केस ऑफ एडीएचडी एज वेल। एंड इफ वी गो बैक टू ऑटिज्म, ऑटिज्म में जो है, तो मेडिकेशन डज नॉट क्योर ऑटिज्म। ओके। ऑटिज्म क्योर होने वाला नहीं है मेडिकेशन से, पर उसके जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है, अगर बच्चा हाइपर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एंगर है, काटता है, सोता नहीं है, खींच आ रही है, तो उसकी अलग अलग दवाइयाँ है। तो अलग अलग सिम्टम्स या साइंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन है। परफेक्ट। अगर उसमें जैसे डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को सही लगेगा, वो उसके मुताबिक दवाई देंगे, उसके चेंजेस करेंगे। पर उसमें भी मेहनत तो करनी है। यस। और मेहनत क्या क्या करनी है? पेरेंट्स को करनी है, थेरापिस्ट को भी करनी है, और स्कूल को भी करनी है, और एंड ऑफ द डे अपने सबको, समाज को भी इनको साथ में रह के चलना है। सर डाइट का रोल अगर बता पाएंगे, क्योंकि ना हर बार वो मतलब मैं इंडियन के तौर पे बता रहा हूँ, मुझे बुखार हुआ डाइट क्या है, मेरे को ये हुआ डाइट क्या है, इसमें है कुछ डाइट का रोल? एब्सोल्युटली। और ऑन द कंट्री इसमें तो डाइट का मिसकंसेप्ट बहुत है। हाँ। तो बेसिकली देयर इज वन डाइट, सिंगल हेल्दी डाइट। सो एक डाइट बहुत काम कर रहा है, दैट्स अ हेल्दी बैलेंस फैमिली डाइट। हेल्दी अपने समझ सकते हैं, बैलेंस में सब कुछ इन्वॉल्व है इन फैमिली डाइट। कई बार फैमिली में पिज्जा इज अ मेन डाइट, बट दैट्स रॉन्ग, एंड दैट्स आई एम यूजिंग हेल्दी बैलेंस फैमिली डाइट। यस। तो हर बच्चे को वो देना है, वेदर एडीएचडी के ऑटिज्म है। यस, देयर आर फ्यू थिंग्स वी शुड अवॉइड टू ऑल चिल्ड्रन, स्पेशली विद ऑटिज्म एंड एडीएचडी। तो एक है हाई शुगर कंटेंट, वो नहीं देना है, उससे बच्चा हाइपर होता है। दूसरा है हाई कैफीन कंटेंट, में चॉकलेट्स ज़्यादा नहीं देनी है। और तीसरा है ई सब्सटेंस, केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर्स, जो भी आप बोले, तो वो। पर बाकी जो भी है इवन मॉडरेशन में फाइन है, थोड़ा शुगर दे सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में ऐसा बोलेंगे कि बाहर का जो भी जंक फूड से लेके सारी चीजें है, कोल्ड ड्रिंक के जिसमें कैफीन है, वो सारा अवॉइड करना है, और या तो एटलीस्ट कम कर देना। मॉडरेट। मॉडरेशन मानी, मान ली कि बच्चा बाहर गया, पार्टी में गया है, तो एक बार ले सकता है, कोई बात नहीं। स्वीट हफ्ते में एक आध 2 बार थोड़ा छोटा ले ले, तकलीफ नहीं है। एज ए रिवॉर्ड आप छोटा चॉकलेट दे सकते और मैगी सर? हैं। ओके, सो मैगी इट्स प्रोसेस्ड फूड, मैदा है, तो दैट्स ऑल आई यूज्ड टू, उनको मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ ये कचरा है, क्योंकि ना जंक फूड है। मैगी क्या है पता है?
कुछ नहीं खा रहा है, रो रहा है, मैगी बना देते हुए। जी जी, सो दैट्स टोटली रॉन्ग, वो करना ही नहीं है। दे कैन गिव वंस इन ए वीक जैसे ऐसे रिवॉर्ड कि आप कचरा खा सकते हो और उसको बोल के देना ये क्या है, कचरा है, जंक फूड है, तो कॉन्शियसली सबको पता है परफेक्ट। मैं कचरा खा रहा हूँ, यस। राइट। तो एक है, दूसरा है समथिंग आज से थोड़े साल पहले हाँ। एक कंसेप्ट आया था कि GFCS डाइट, हम्म। दैट इज ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट। हाँ। तो उसको डिवाइड करें तो ग्लूटेन फ्री माने कि उसको गेहूं मत दो, रोटी मत दो, और केसिन फ्री माने कि मिल्क प्रोडक्ट्स मत दो। तो ये कंसेप्ट टोटली आउटडेटेड है नाउ। ओके। उस वक्त क्या था कि जैसे कई बच्चों को सीलियाक डिसीज रहता है, तो उसमें फूड एलर्जी रहता है, मिल्क प्रोटीन एलर्जी रहता है, तो उसमें सिम्टम्स वर्स होते हैं। सो सिर्फ वो बच्चे जो हार्डली 2 to 5% पॉपुलेशन में रहेंगे उनके लिए GFCS डाइट सही है। बाकी ऑटिज्म है कि ADHD, उनको हेल्थी बैलेंस फैमिली डाइट देना है, GFCS डाइट की जरूरत नहीं है। ग्रेट। सर लास्ट टेक सर, सारे ADHD ऑटिज्म के पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, तो उससे पहले हम एक पॉइंट अगर अपने कवर कर सकते हैं हाँ बोलिए अबाउट द रिकरेंस चांस, क्योंकि बच्चे, मैं जो बच्चे भी देखता हूँ ऑटिज्म के, स्पेशली ADHD के हाँ। और ऑटिज्म में, उनका टेंशन क्या रहता है, इसलिए मेरा पहला बच्चा उसको ऑटिज्म है, ओके, दूसरे बच्चे में ऑटिज्म होगा कि नहीं होगा, और कई बार वो बेबी प्लान नहीं करते हैं। तो मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे ऑटिज्म है, हाँ। उसका प्रेवलेंस अभी 50 में एक बच्चा, माने कि 2% हुआ, 2%। ओके। सो दैट इज नॉर्मल अकरेंस है। हाँ। अगर पहले बच्चे को प्राइमरी ऑटिज्म है, अगेन यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी यस यस, तो प्राइमरी ऑटिज्म है तो दूसरे बच्चे में चांस होने के सिर्फ 5% है। ओके। सो वो निश्चिंत हो जाए, 95% चांस, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, हाँ। और प्रेगनेंसी भी रूटीन हेल्दी रखे, कोई स्पेशल रेस्ट्रिक्शन जरूरत नहीं है, चांस छोड़ दे। पर पहले बच्चे को सेकेंडरी ऑटिज्म है, हाँ। तो उसमें थरोली इन्वेस्टिगेशन करे, जेनेटिक टेस्टिंग करना है वो करे, पेरेंट्स का जेनेटिक टेस्टिंग करना है वो भी करे, और फिर फीटल काउंसलिंग भी करना पड़ सकता है, परफेक्ट। बच्चे का भी टेस्ट करना पड़ सकता है। गर्भ है जिसमें 25 से 50% चांस रिकर्स के रहते हैं। नाउ द टेक होम मैसेज फॉर माय अपने फैमिली के मेंबर्स, यस। पहले तो आप टेंशन ना करें। हाँ। आपको लगता है कि कोई तकलीफ है, कोई रेड फ्लैग्स है, तुरंत आपके बच्चे के डॉक्टर कांटेक्ट करें। दूसरा ये है कि इसमें साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, थेरेपी सपोर्ट, डॉक्टर सपोर्ट बहुत है, तो इसमें बच्चे में सुधारा होने वाला है। जैसा आप बता रहे हैं कि कितना सुधारा होता है, तो इससे कि जो प्राइमरी ऑटिज्म है, माइल्ड है, वो बच्चे अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे अपनी जिंदगी जीते हैं, सेल्फ सफिशिएंट इन पर लाइफ जीते हैं, जॉब कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, पढ़ सकते हैं, स्कूल में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, शादी कर सकते हैं, नौकरी धंधा, और उनके भी बच्चे हो सकते हैं यहाँ पर यस, जिसको सेकेंडरी ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, उनको तकलीफ ज्यादा है, उनको सपोर्ट भी चाहिए, स्कूल का, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, सबका सपोर्ट चाहिए। परफेक्ट। और ये बच्चे मेजोरिटी मंदबुद्धि, डफर, पागल या अपाहिज नहीं है, तो उसका आप दिल में टेंशन न रखें। आपके जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बच्चे को प्यार से रखें, और गुड गिव फुल फैमिली हेल्दी डाइट, और स्क्रीन टाइम जितना उसके बंद कर दीजिए, और बाकी सब सपोर्ट है, हम सब साथ में हैं। जैसे ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ होता है, हाँ। इट्स मंथ ऑफ अप्रैल, इस स्पेसिफिक ऑटिज्म प्राइड डे जो हर साल 18 जून को मनाया जाता है पूरे दुनिया में, कि दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल, वी आर टुगेदर एंड वी शुड बी इंटीग्रेटेड इन द कम्युनिटी। परफेक्ट। आप टेंशन ना करें, सब साथ में हैं और सुधार होगा। सर थैंक यू सर, आपने हमारा इंस्पिरेशन मॉरली बढ़ा दिया कि नहीं, सब हो सकता है ठीक। एब्सोल्युटली, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सर, पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, थैंक यू, नमस्कार।